अल्कोहल तथा फिनॉल के विषय में जान लेने के बाद आइए अब हम जानते हैं ईथर के बारे में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हाइड्रोकार्बनों के यदि एक हाइड्रोजन को एल्कोक्सी या एरिलॉक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो हाइड्रोकार्बनों से प्राप्त होने वाले यौगिकों का एक और समूह हमें प्राप्त होता है जिन्हें ईथर कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हम हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को एल्कोक्सी समूह यानी कि RO समूह या फिर एरिलॉक्सी समूह ARO समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें एक अलग प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं जिनका सामान्य सूत्र हम ROR या AROAR के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से इन्हें हम ईथर कहते हैं। ईथरों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि ईथर में जो ऑक्सीजन परमाणु जो कि क्रियात्मक समूह हैं उससे जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह या एरिल समूह समान होते हैं तो ऐसे ईथरों को हम सममित ईथर या सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम ले सकते हैं CH3OCH3। दूसरी ओर हम यहाँ पर ले सकते हैं, यदि जो एरिल समूह जुड़ा हो ऑक्सीजन परमाणु के साथ तो वहाँ पर होगा जैसे C6H5O C6H5। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए दोनों समूह समान हैं और इस तरह से ये सममित ईथर कहलाते हैं। दूसरी ओर यदि ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए दोनों समूह भिन्न भिन्न हों तो ऐसे ईथरों को हम असममित ईथर या मिश्रित ईथर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु के एक ओर एक मेथिल समूह जुड़ा हो CH3 समूह और दूसरी ओर एक एथिल समूह जुड़ा हो C2H5 तो यहाँ पर यह एक मिश्रित ईथर माना जाएगा। इसी तरह से यदि यहाँ पर एक एल्किल समूह हो C2H5 और दूसरी तरफ एरिल समूह हो जैसे कि C6H5 तो इस तरह से इसे भी हम मिश्रित ईथर कहेंगे। तो इस तरह से ईथरों को हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। आइए अब हम ईथरों के नामकरण को जानें। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ईथरों को हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न माना जाता है और यहाँ पर किसी भी हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु को यदि RO समूह के द्वारा या फिर ARO समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो हमें ईथर प्राप्त होते हैं। ईथरों का नामकरण जब हम साधारण तरीके से करते हैं उस समय ईथरों के नाम में जो भी एल्किल या एरिल समूह होते हैं उनके नाम को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाता है और साथ में अंत में ईथर जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हमारे पास सूत्र दिया हुआ है CH3O C2H5 तो यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ एक समूह मेथिल समूह है, दूसरा एथिल समूह है तो अल्फाबेटिकली एथिल समूह पहले आता है, इसलिए इस ईथर का नाम होगा एथिल मेथिल ईथर। दूसरी ओर यदि हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ दोनों समूह समान हैं जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं C2H5O C2H5 यहाँ पर दोनों समूह समान हैं और इसलिए दोनों समूह को हम लिखने के पहले डाई यहाँ पर प्रीफिक्स का उपयोग करते हैं तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। इसी तरह से आइए अब हम जानते हैं इनका IUPAC पद्धति में नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। IUPAC में पद्धति से नामकरण करने के लिए ईथरों में सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एल्किल या एरिल समूह को यहाँ पर हम देखेंगे। उसमें से जो भी एल्किल या एरिल समूह अधिक बड़ा होता है यानी कि अधिक कार्बन वाला होता है उसको हम मूल हाइड्रोकार्बन मानते हैं, जबकि छोटे एल्किल या एरिल समूह को हम यहाँ पर एल्कोक्सी समूह के रूप में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण ले रहे हैं CH3O C2H5
तो यहाँ पर हम देखें कि जो एथिल समूह है उसमें 2 कार्बन है, इसलिए हम इस ईथर को एथिल या एथेन का व्युत्पन्न मानेंगे। और इस तरह से जो बाकी समूह होगा यानी कि जो मेथिल समूह है उसके साथ हम ऑक्सीजन को जोड़ते हुए हम मेथॉक्सी समूह मानते हुए उसका नामकरण करेंगे। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। तो इस तरह से यहाँ पर हम IUPAC पद्धति के अनुसार इसका नामकरण करते हैं। इसके अलावा जो भी हम सामान्य हाइड्रोकार्बनों के नामकरण के लिए नियम लागू करते हैं वही नियम हमें ईथरों के नामकरण के लिए लागू करना होता है। जैसे यदि अधिक कार्बन है तो उनकी लंबी श्रृंखला को हम चुनेंगे और उसके बाद फिर हम इनका नामकरण करेंगे। यदि जो एल्कोक्सी समूह की स्थिति दर्शाने के लिए हम उसमें नंबरिंग का उपयोग करेंगे। तो आइए इसे अच्छी तरह से जानने के लिए हम कुछ भिन्न भिन्न उदाहरणों को देखते हैं। पहला उदाहरण है CH3OCH3। यहाँ पर ईथर समूह यानी कि ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए दोनों समूह मिथाइल समूह हैं और इसलिए इसका साधारण नाम होता है डाई मेथिल ईथर। इसका IUPAC नाम लिखने के लिए हम इसमें एक एल्किल समूह को मूल हाइड्रोकार्बन के रूप में लिखेंगे तथा दूसरे एल्किल समूह को ऑक्सीजन के साथ एल्कोक्सी समूह के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ पर दोनों ही एल्किल समूह मिथाइल समूह हैं, इसलिए एक समूह मुख्य हाइड्रोकार्बन होगा, मीथेन के रूप में लिखा जाएगा, जबकि दूसरा समूह मेथॉक्सी के रूप में लिखा जाएगा। तो इसका नाम होगा मेथॉक्सी मीथेन। अगला उदाहरण है जिसमें कि ईथर जो क्रियात्मक समूह है उससे जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह एथाइल समूह हैं। तो यहाँ पर भी इसका साधारण नाम होगा डाई एथिल ईथर, जबकि इसका IUPAC नाम होगा एथॉक्सी एथेन। इसके बाद हम तीसरा उदाहरण ले रहे हैं जिसमें यह असममित ईथर का उदाहरण है, जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए एक एल्किल समूह मेथाइल समूह है, जबकि दूसरा समूह यहाँ पर प्रोपाइल समूह है। अब चूंकि प्रोपाइल समूह में 3 कार्बन है, इसलिए यह मूल हाइड्रोकार्बन के रूप में लिखा जाएगा, जबकि मिथाइल समूह हम मेथॉक्सी समूह के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर इसका साधारण नाम होगा मिथाइल एन प्रोपिल ईथर, जबकि इसका IUPAC नाम होगा, चूंकि यहाँ पर मेथॉक्सी समूह पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। इसके बाद हम अगला उदाहरण लेते हैं। यह भी असममित ईथर का उदाहरण है, जिसमें कि ऑक्सीजन समूह से जुड़ा हुआ एक मूलक मिथाइल मूलक है, जबकि दूसरा समूह यहाँ पर फेनिल समूह है। तो यह एक एरोमेटिक ईथर का उदाहरण है, मिश्रित ईथर का उदाहरण है। यहाँ पर भी जो मुख्य रूप से इसे हम इस तरह से लिखेंगे मेथिल फेनिल ईथर, क्योंकि साधारण नाम में हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं। तो पहले आएगा मेथिल समूह, तो मेथिल फेनिल ईथर, और इसे सामान्य रूप से एनिसोल भी कहा जाता है। अब हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे। IUPAC नाम में चूंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग है और बेंजीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक है, इसलिए यह मूल हाइड्रोकार्बन होगा, जबकि मेथॉक्सी समूह को जो एल्किल समूह है वह मेथॉक्सी समूह के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन, जिसे साधारण नाम के रूप में हम एनिसोल कहते हैं। इसके बाद इसी तरह का एक और उदाहरण लेते हैं, जिसमें कि ईथर में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एक समूह फेनिल समूह है, जबकि दूसरा समूह यहाँ पर इथाइल समूह है। तो यहाँ पर भी इसका नाम हो जाएगा एथिल फेनिल ईथर, जिसे सामान्य रूप से फेनिटॉल भी कहा जाता है, जबकि इसका IUPAC नाम होगा पहले एथॉक्सी समूह यानी कि एथॉक्सी फिर बेंजीन, तो IUPAC नाम हुआ एथॉक्सी बेंजीन।
इसके बाद हम और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ एक समूह यहाँ पर फेनिल समूह है C6H5, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए CH2 लिखा हुआ है, यानी कि 6 कार्बन है और उसके अलावा एक यहाँ पर CH3 समूह है, यानी कि दाईं ओर कुल 7 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है और 7 कार्बन परमाणुओं के लिए जो एल्किल मूलक लिखा जाएगा वह होगा हेप्टिल। और यहाँ पर हम देखें कि साधारण नाम में हेप्टिल पहले आएगा जबकि फेनिल बाद में आएगा, तो इसका नाम होगा हेप्टिल फेनिल ईथर। जबकि यहाँ पर हम जब IUPAC नाम लिखेंगे तो हम देखें कि जो 7 कार्बन वाली लंबी श्रृंखला है वह मूल हाइड्रोकार्बन के रूप में लिखी जाएगी, जबकि जो फेनिल समूह है उसमें 6 ही कार्बन है, इसलिए हम उसे फिनॉक्सी समूह के रूप में लिखेंगे। और चूंकि हेप्टेन के पहले कार्बन से, क्योंकि जो ईथर ऑक्सीजन परमाणु होता है उससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन, उससे हम कार्बन की नंबरिंग करेंगे, तो पहले कार्बन से फिनॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है, तो इस तरह इसका नाम होगा 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। इसके बाद अगला उदाहरण हम ले रहे हैं जिसमें कि एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ एक समूह मेथिल समूह है, जबकि दूसरे तरफ यहाँ पर 3 कार्बन परमाणु हैं, जिसमें कि 2 कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में है जबकि एक यहाँ पर साइड चेन के रूप में उपस्थित है और इस समूह को हम कहते हैं आइसोप्रोपिल। तो इस तरह से इसका साधारण नाम होगा मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। जबकि IUPAC नाम लिखने के लिए हम 3 कार्बन वाली जो यहाँ पर चेन है उसको हम प्रोपेन मुख्य हाइड्रोकार्बन मानेंगे, जबकि मेथॉक्सी समूह को, जो मेथिल समूह है, उसे हम मेथॉक्सी समूह के रूप में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि जो मेथॉक्सी समूह है वह दूसरे नंबर के कार्बन पर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। इसी तरह से एक और यहाँ पर हम ईथर का उदाहरण लेते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एक समूह फेनिल समूह है, जबकि जो दूसरा एल्किल समूह है वह शाखित है। और यहाँ पर हम देखें ऑक्सीजन से दाईं ओर चलते हुए हम इनकी नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ पर देखें मुख्य श्रृंखला में 1 2 3 4 कार्बन परमाणु हैं, जबकि तीसरे नंबर के कार्बन परमाणु पर एक मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो साधारण नाम होगा वह होगा फेनिल आइसोपेंटिल ईथर। जो साधारण नाम है फेनिल आइसोपेंटिल ईथर। जबकि IUPAC नाम लिखते समय हम देख रहे हैं कि तीसरे समूह कार्बन पर एक मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है, जबकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ दूसरी ओर यहाँ पर एक फेनिल समूह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखिए कि जो फेनिल समूह है उसमें 6 कार्बन है, तो अब इसे हम मुख्य हाइड्रोकार्बन के रूप में लिखेंगे, जबकि हमारा जो एल्कोक्सी समूह के रूप में लिखे जाने वाला समूह होगा वह होगा 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी, क्योंकि 4 ही कार्बन मुख्य श्रृंखला में है और तीसरे नंबर पर एक कार्बन प्रतिस्थापी के रूप में मिथाइल समूह के रूप में उपस्थित है। तो इस तरह इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। इसके बाद हम और अगला उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर हम देखें कि 2 कार्बन यहाँ पर हमारे पास हैं और मध्य में, जबकि 2 ईथर क्रियात्मक समूह के रूप में ऑक्सी समूह के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। तो यहाँ पर हम जो मध्य में उपस्थित कार्बन है वह 1 और 2 उनकी नंबरिंग करेंगे, जबकि 2 समूह यहाँ पर मेथॉक्सी समूह के रूप में उपस्थित हैं। तो इस तरह यहाँ पर 1 2 डाइमेथॉक्सी एथेन, ये इसका IUPAC नाम होगा, क्योंकि पहले कार्बन से भी एक मेथॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है और दूसरे कार्बन से भी एक मेथॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम होगा 1 2 डाइमेथॉक्सी एथेन। अब हम एक चक्रीय ईथर के नामकरण को देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक 6 कार्बनों की यहाँ पर रिंग दिखाई दे रही है, जिसमें कि एक कार्बन पर एथॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है, जबकि
एक दूसरे कार्बन पर यहाँ पर 2 मेथाइल समूह जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर जब हम इनका नामकरण करेंगे तो यहाँ पर नामकरण या कार्बन की जब हम रिंग में नंबरिंग करेंगे तो हमें इस तरह से नंबरिंग करनी है कि प्रतिस्थापियों को दिए गए अंकों का योग सबसे कम आए। तो यहाँ पर हम जो डाई मेथाइल समूह है उस कार्बन को पहला अंक देंगे और जहां पर एथॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम दूसरा नंबर देंगे। और इस तरह से यहाँ पर एक साइक्लिक रिंग है और साथ ही रिंग में 6 कार्बन है, तो यह हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन और यही हमारा मुख्य हाइड्रोकार्बन होगा। तो इस तरह से इस ईथर का नाम होगा 2-एथॉक्सी 1,1-डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर हम कभी भी एथॉक्सी समूह को 1 नंबर नहीं देंगे, क्योंकि यदि हम एथॉक्सी समूह को 1 नंबर देते हैं तो दूसरे नंबर पर 2 मेथाइल समूह हैं और वहां पर हमें 2,2-डाईमेथाइल लिखना होगा। तो इस तरह से जो प्रतिस्थापियों के अंकों का योग कुल 5 हो जाएगा। जबकि इस स्थिति में जबकि हम एथॉक्सी समूह को दूसरा नंबर देते हैं, जबकि मेथाइल समूह वाले कार्बन को 1-1 अंक देते हैं, तो यहाँ पर प्रतिस्थापियों से जुड़े हुए कार्बन परमाणुओं का जो अंक है वह 4 ही होता है। तो इस तरह से इसका सही नाम होगा 2-एथॉक्सी 1,1-डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से हम भिन्न भिन्न प्रकार के ईथरों का नामकरण कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं ईथरों को बनाने की विभिन्न विधियों के विषय में। किन किन विधियों से हम ईथर बना सकते हैं। ईथर बनाने की पहली विधि है एल्कोहलों के निर्जलन के द्वारा। हम जानते हैं जब भी एल्कोहल की क्रिया किसी प्रोटिक अम्ल जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल से कराई जाती है तो एल्कोहलों का निर्जलन हो जाता है, यानी कि एल्कोहल के अणु में से जल का अणु निष्कासित हो जाता है। लेकिन इस जल के अणु के निष्कासन के फलस्वरूप हमें एल्कीन प्राप्त होंगे या ईथर प्राप्त होंगे। ये उस अभिक्रिया की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि हम परिस्थितियां बदल दें तो हम एल्कीन के स्थान पर ईथर प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम समीकरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर एथेनॉल ले रहे हैं। एथेनॉल की क्रिया जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है और तापमान 443 केल्विन रखा जाता है, यानी कि 170 डिग्री तापमान रखा जाता है, तो इस स्थिति में यहाँ पर अल्कोहल में से जल के अणु निष्कासित हो जाते हैं और हमें उत्पाद के रूप में एथीन प्राप्त होती है। दूसरी ओर यदि हम परिस्थितियां बदल दें, यानी कि तापमान कम कर दें, इसी परिस्थिति में यदि हम तापमान को 413 केल्विन कर दें, यानी कि 140 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यदि रखते हैं, तो यहाँ पर हमें एथीन ना प्राप्त होकर हमें ईथर प्राप्त होते हैं। तो इस तरह यदि हम एथेनॉल का उपयोग करते हैं तो हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होते हैं। इस तरह हम देखें कि यह जो अभिक्रिया है, यानी कि एथेनॉल के सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा निर्जलन के फलस्वरूप ईथर प्राप्त होने की जो क्रिया है वह एक द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसे हम SN2 अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें एक ही साथ अभिकारक के अणु क्रिया करते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को हम इसकी क्रियाविधि के द्वारा और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को सबसे पहले पद में यदि हम लें तो यहाँ पर सबसे पहले एल्कोहल एथेनॉल के एक अणु का प्रोटोनीकरण होता है और यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल हम ले रहे हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल का काम ही है प्रोटॉन देना। तो इस तरह से यहाँ पर एल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा एक प्रोटॉन H+ आयन प्राप्त होता है और यहाँ पर हम जानते हैं कि अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, जिससे
इसके ऊपर ऋण आवेश होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल से प्राप्त जो प्रोटॉन है उस पर धन आवेश है। तो इस तरह से यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो प्रोटॉन पर अटैक करेगा और इस तरह से वहाँ पर हाइड्रोजन के साथ एक बंध बना लेता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चूंकि ऑक्सीजन 3 बंध बना लिया है और इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसके एक लोन पेयर में कमी आ गई है और इस तरह ऑक्सीजन पर धन आवेश आ जाता है और इसे हम ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। अब यहाँ पर जो ऑक्सोनियम आयन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, यह दूसरे यहाँ पर दूसरे अल्कोहल के अणु पर के साथ क्रिया करेगा। तो यहाँ पर हम देखें जो दूसरा अल्कोहल का अणु है उसके भी ऑक्सीजन पर ऋणावेश है और यहाँ पर चूंकि ऑक्सोनियम आयन के ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है और इसलिए इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन जोड़े को खींचना चाहेगा और इससे जुड़े हुआ जो कार्बन होगा उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और इस तरह से अल्कोहल ऑक्सीजन के द्वारा इस कार्बन पर अटैक करेगा और इससे जुड़ जाएगा और इस तरह से हमें यहाँ पर एक नया डाई एथिल ऑक्सोनियम आयन प्राप्त होगा। यहाँ पर हम देखें कि साथ ही साथ जो यहाँ पर ऑक्सीजन था वह अपने इलेक्ट्रॉन जोड़ों को ले लेगा और इलेक्ट्रॉन जोड़े लेकर हाइड्रोजन के साथ जल के रूप में निष्कासित हो जाएगा तथा इसके बाद जो हमारे पास जो उत्पाद मिल रहा है वो है डाई एथाइल ऑक्सोनियम आयन। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इस तरह से जो डाई एथाइल ऑक्सोनियम आयन प्राप्त हुआ है, यह ऑक्सोनियम आयन क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पर जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अब यह ऑक्सीजन हाइड्रोजन के आबंध जोड़े यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं आबंध के इलेक्ट्रॉन जोड़ों को अपनी ओर खींच लेगा और ये जो हाइड्रोजन है वह प्रोटॉन के रूप में मुक्त हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जो प्राप्त प्रोटॉन है वह पुनः इसी साइकिल को शुरू करेगा और पुनः एक अल्कोहल एथेनॉल के अणु पर अटैक करेगा और फिर से एक ऑक्सोनियम आयन बनाएगा और यह जो प्रक्रम है लगातार चलता रहेगा और इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तापमान कम रखते हुए हम एथेनॉल के निर्जलीकरण के द्वारा ईथर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक और ये जो अभिक्रिया है इसकी कंडीशन की हम बात करें तो यहाँ पर देखें कि तापमान कम होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर जो हम अल्कोहल ले रहे हैं ये अल्कोहल जो है उसमें अल्कोहल का जो कार्बन परमाणु है वह बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो कार्बन है वो त्रिविम रूप से बाधित नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है इसे हम यहाँ पर द्वितीयक या तृतीयक अल्कोहल का उपयोग नहीं कर सकते, यहाँ पर केवल हम प्राथमिक अल्कोहल का उपयोग कर सकते हैं और इस तरह से ये इस अभिक्रिया के द्वारा जो हमें ईथर प्राप्त होंगे वह भी केवल हमें प्राथमिक ईथर प्राप्त होंगे, ये हमें सब्स्टिट्यूटेड या द्वितीयक या तृतीयक प्रकार के ईथर प्राप्त नहीं होंगे क्योंकि यदि हम यहाँ पर मान लीजिए द्वितीयक अल्कोहल लेते हैं तो जब द्वितीयक अल्कोहल की क्रिया होगी यहाँ पर तो यहाँ पर जो प्रोटोनियम आयन के साथ जब क्रिया होती है तो यहाँ पर इसमें से यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं हो पाती है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो ये मेथाइल समूह के एक हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल समूह ये दोनों मिलकर जल के रूप में निष्कासित हो जाते हैं और इस तरह से हमें ईथर प्राप्त ना होकर यहाँ पर एथीन प्राप्त होती है। दूसरी ओर यदि हम तृतीयक अल्कोहल लेते हैं तो वहाँ पर भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं हो पाती है और यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल समूह है उसका OH और मिथाइल समूह जो सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल समूह है उसका हाइड्रोजन यह जल के रूप में बाहर निष्कासित हो जाते हैं और इस तरह से हमें एथीन प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम देखें कि ये जो अल्कोहलों के निर्जलीकरण से ईथर बनाने की क्रिया है इसमें हम केवल प्राथमिक
प्रकार एल्किल समूह वाले ईथर ही प्राप्त कर सकते हैं। द्वितीयक या तृतीयक समूह एल्किल समूह वाले ईथर नहीं प्राप्त कर सकते। इसके अलावा इस विधि के द्वारा हम असममित ईथर भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं और इसीलिए ईथर के निर्माण के लिए एक दूसरी महत्वपूर्ण विधि का उपयोग किया जाता है जिसे हम कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। तो आइए जानते हैं विलियमसन सिंथेसिस के बारे में।